जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा सैलॉन के बारे में बता दूं। सैलॉन एक छोटा सा डिस्कशन ग्रुप है जिसमें ज्यादातर जामिया के एक्स स्टूडेंट्स हैं, बट ये सभी के लिए ओपन है। हमने सैलॉन करीब 2018 में शुरू किया था और तब से हम हर हफ्ते या हर महीने मिलने की कोशिश करते हैं। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम किसी रीसेंट या कॉम्प्लेक्स इशू को गहराई में जाकर समझें। पिछली बार हमने बात की थी हंगर और मैलन्यूट्रिशन, भूख और कुपोषण पर। डॉक्टर दीपा सिन्हा हमारे साथ जुड़ी थी। आज हम बात करेंगे प्रिजन रिफॉर्म्स की। ये प्रिजन रिफॉर्म्स पे बात करना क्यों जरूरी है? जिस देश में अक्सर ऐसी बातें कही जाती हैं कि सो एंड सो क्रिमिनल को, रेपिस्ट्स को चौराहे पे मारकर खत्म कर देना चाहिए, जहां रूल ऑफ लॉ दिन प्रतिदिन एक इल्यूजन बनता जा रहा है, वहां प्रिजनर्स के राइट्स की बात ही कहाँ होती है। किसी बजट में हम ये नहीं सुनते कि जेल्स की अपलिफ्टमेंट के लिए कितने पैसे सरकार इन्वेस्ट करेगी, या कोई पार्टी उनके हकों के लिए कोई मुद्दा उठाएगी, और इसका नतीजा क्या होता है। सालों सालों तक, दशकों दशकों तक हमारे कई मुसलमान दलित भाई टेररिस्ट होने के नाम पर जेल में पड़े रहते हैं, सिर्फ कोर्ट द्वारा बेइज्जत बरी होने के लिए। दलित, आदिवासी, मुस्लिम भाई बहन अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा प्रोपोर्शन में जेल्स में अंडर ट्रायल्स और डिटेनीज की तरह रहते हैं। 84 साल के जेसुइट प्रीस्ट फादर स्टैन स्वामी को बेल नहीं मिलती है और बिना ट्रायल के उनका देहांत हो जाता है। अनिल तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव जैसे बुजुर्ग और कमजोर लोग जेल में महीनों से हैं। यूएपीए के तहत कई नौजवानों को भी, खास करके मुस्लिम भाई बहनों को भी बेल नहीं मिल रही है। उमर खालिद, गुलफिशा, खालिद सैफी जैसे कई स्टूडेंट लीडर और एक्टिविस्ट जेल में ही हैं। क्या इस सिस्टम की जेल में कैदियों के सुधार की बात करने का समय आ गया है? इन्हीं सब बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडेंट लीडर और एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल तन्हा साथ हैं। आसिफ जामिया मिलिया से हैं और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने आसिफ को 13 महीने जेल में रखा और वो उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको यूएपीए में बेल मिली है। प्रिजन रिफॉर्म पे शायद ही कोई उनसे ज्यादा बेहतर बात कर सकेगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेक्चर शुरू होने से पहले हम सबको रिक्वेस्ट मैं एक सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने माइक्स को म्यूट कर लें और अपना फोन साइलेंट पे रखें। हम सवाल जवाब लेंगे चैट्स के थ्रू और लेक्चर के बाद उन पर आएंगे। आसिफ, आपके प्रिजन रिफॉर्म्स पे क्या विचार हैं? हम जानने के लिए उत्सुक हैं। थैंक यू प्रियंका। आपने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया, अ, जिस तरह से आपने चीज़ों को अभी प्रेजेंट किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लेक्चर के दौरान आएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है टीवी के सामने बैठा हूँ और जो है न्यूज़ सुन रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें सुनने को मुझे जो है न्यूज़ में नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे मतलब मैं अभी सोच रहा था बैठे बैठे कि काश अगर हमारे न्यूज़ एंकर अगर इस तरह की न्यूज़ सुनाते तो क्या ही बेटर होता। मतलब इतने अच्छे अंदाज से आप अभी जो है पेश कर रही थी चीज़ों को। अ, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तमाम अ, साथी जो सुनने वाले हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग जो हैं एक छोटे से स्टूडेंट को जो पिछले चंद सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इंसाफ के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, लोगों के आइडेंटिटी के लिए, अ, अधिकार की लड़ाई जो है हम लोग पिछले चंद सालों से लड़ रहे हैं। और उसमें किस तरह की मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, और फिर किस तरह से अधिकार का हनन होता है, और फिर हम लोग उसके खिलाफ जब बोलते हैं तो क्या कुछ होता है, वो और क्या कुछ हुआ है हमारे साथ और हमारे साथियों के साथ, और भी जो लोग हैं BK16 में जितने लोग अरेस्ट हैं तो उनके साथ क्या कुछ हुआ है। अ, मैं बहुत मशहूर जो है वो कोटेशन है शाहिद आजमी का। शाहिद आजमी बेसिकली जेल में ही रहकर उन्होंने जो है लॉ की तैयारी की, और फिर जो है वो उन्होंने वहां से लॉ किया, और फिर बाहर आने के बाद जो है उन्होंने लोगों के
लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे थे, जिद्दोजहद कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे, उनको बेरहमी से मार दिया गया। उन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही कि उन्होंने मुझे नाइंसाफी दिखाकर इंसाफ की कीमत समझा दी। मतलब नाइंसाफी इतना ज्यादा था कि वो इंसाफ की कीमत को जो है समझने लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर वो इंसान जो नाइंसाफी को बर्दाश्त करेगा, जब वो कैद को बर्दाश्त करेगा, जब उसकी बंदिशों को झेलेगा, तो आजादी की जो से जो सुकून मिलता है, जिसका एहसास है, उससे ज्यादा किसी को नहीं हो सकता है। इसी तरह जब नाइंसाफी को कोई झेलता है तो इंसाफ की क्या कीमत होती है, उसकी क्या अहमियत होती है, इंसाफ किस तरह से कायम होना चाहिए, उसके लिए जिद्दोजहद और कोशिश करते हैं। प्रियंका भी शुरुआत में ये बोल रही थी कि जेल में कौन लोग हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जेल में कौन लोग हैं। एनसीआरबी का जो डेटा है वो ये कहता है कि दलित जो है वो 21% आज जेल में है, ट्राइबल 13% जो है आज जेल में है, मुस्लिम 18% जो है वो जेल में है। आखिर ऐसा क्यों? आप अगर टोटल दलित की आबादी हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे तो वो 16% है और जेल के अंदर 21%। मतलब अगर आप ट्राइबल के जो है वो देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो उनकी तादाद है वो सिर्फ जो है 9% है, और उनकी जो है जेल में तादाद है वो 13%। मुस्लिम 14% है और जेल में जो है तादाद है वो 18%। तो इससे ये चीजें समझ में आती है कि जो सबसे गरीब तबका है, जो ऐसा वर्ग है जो समाज में अपने आप को मतलब कि एस्टेब्लिश करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है, अपने अधिकार को मांग रहा है, अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहा है, ऐसे लोगों को की जो तादाद है वो जेल में बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो लोग आज सत्ता में काबिज हैं और जो पहले थे, तो वो भी इसी तरह के जुल्म और ज्यादती। ऐसा नहीं है कि पिछले चंद सालों से जब फांसीवाद सरकार सत्ता में आई, बिल्कुल इन्होंने बहुत जुल्म और ज्यादती किया, लेकिन पिछले सरकारों ने भी दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ट्राइबल्स के और इंसान को जेल में क्यों डाला जाता है, इंसान को जेल में क्यों रखा जाता है, ये एक अहम पॉइंट है। और उसको किस तरह से रखना चाहिए और उनको किस तरह से उसके रिफॉर्म्स होने चाहिए, किस तरह से उनके चेंजेस और तब्दीलियां होनी चाहिए, हम इस पर बात। लेकिन उससे पहले अगर कोई इंसान, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, उसका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात से, उसके साथ जो है इक्वल व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए, जो नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कि ये जो तबके हैं जिनको मैं आप बता रहा हूं, ये तबके जब इन पे कोई अपराध सरजद हो जाता है, कोई अपराध करते हैं, कोई इल्जाम लगता है, किसी तरह से उनको जो है पुलिस अपने रिमांड में लेती है, अपने कस्टडी में लेती है, तो उसके उनके साथ क्या होता है? सबसे अहम पॉइंट ये है कि उनके साथ जो है वो टॉर्चर होता है। और टॉर्चर इस तरह से होता है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं पहले आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। वो इस तरह से कि जब मैं पहली बार जेल गया और मुझसे जेल के अंदर जैसे ही मैं दाखिल हुआ, तो जेल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप किस केस में हैं। मेरी जो अरेस्टिंग है वो जामिया वायलेंस केस में हुआ था 15 दिसंबर को, जो सीए एनआरसी मूवमेंट के दरमियान जो वायलेंस हुए थे, उसका एलिगेशन हमारे सर पे आज भी है कि पुलिस का ये कहना है, स्टेट का ये कहना है कि ये वायलेंस जो है जामिया के स्टूडेंट ने कराया, और उस स्टूडेंट में आसिफ इकबाल तनहा जो है सर फहरिस्त है, सबसे पहला नाम है। और जामिया के स्टूडेंट में सबसे पहली अरेस्टिंग जो है मेरी ही इस केस में हुई है अब तक, और किसी की नहीं हुई। जो बाकी जो लोग हैं वो लोकल ओखला के लोग हैं। तो जब मैं जेल में दाखिल हुआ तो मुझसे ये सवाल पूछा गया कि आप किस केस में हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं जामिया के केस में। तो फिर पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम आसिफ इकबाल तन्हा है। सडनली उन्होंने मुझे इस तरह से टॉर्चर किया, मुझसे कहा कि आप जो है वो मुर्गा बन जाएं। मैं कहा मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। उन्होंने मुझे मारे,
उन्होंने जो है मुझे लात और घूंसे से इतना मारे कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे एक कोने में जो है साइड में बैठा दिया गया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे जब मैं जेल में बैठा रहा एक कोने में, उसके बाद मुझे बुलाया गया, मुझे जो है मेरे डिटेल्स पूछे गए, और सब कुछ जब वो उन्होंने नोट कर लिया डिटेल्स वगैरह, तो फिर मुझे जेल के अंदर भेजा गया। जब मैं जेल के अंदर गया तो जैसे ही मुझे जिस वार्ड में रहना था, वार्ड में अलग अलग सेल होते हैं जेल के अंदर, जिस वार्ड में मुझे रहना था उस वार्ड में जैसे ही मैं दाखिल हुआ और मुझे प्लेट में खाना दिया गया और मैं खाना खाने के लिए बैठा, उसमें रोटी और आलू और सोयाबीन की सब्जी थी। जब मैं खाना खाने के लिए बैठा फील्ड में ही, और भी कई सारे जो है वो नए लोग जो जेल में दाखिल हुए थे उन सबके साथ, तो एक साहब आए और मुझसे पूछे कि आप किस केस में हो। मैंने कहा जामिया के केस में हूँ। फिर उन्होंने, मैं अभी खाना खाना शुरू भी नहीं किया था कि उन्होंने मुझे खाने से उठाया, और खाने से उठाने के बाद जो है मुझे पेड़ पकड़वा के इतना बुरे तरीके से मारा गया कि मैं पिछले मतलब 1 हफ्ते तक ना तो चल पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना उठ पा रहा था। इतने बुरे तरीके से मुझे मारा गया। ये तो फिजिकल टॉर्चर है जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ किया गया, जो मेरी कहानी है। लेकिन मैं अपनी आंखों से इस तरह के ना जाने कितनी कहानियां देखा हूं, मैं देखा हूं और उसको बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं अभी करंटली जो है वो कहानियां जो जेल में रहते समय मैं देखा, उसको बयान करना, उसको किस तरह से बाहर रिप्रेजेंट किया गया है, आई डोंट नो। लेकिन जब मैं बाहर आया, तो बाहर आने के बाद जब मैंने न्यूज पढ़े, जब मैंने खबरें देखी, तो एक ऐसा कैदी जिसके पास जेल में सिर्फ फोन पकड़ा जाता है, और वो फोन जेल में अलाउ नहीं है फोन रखना, फोन कहाँ से आया, ये सवाल जो है वो बिल्कुल जायज है, करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन जेल में के अंदर फोन कैसे आया, ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें सवाल पूछना चाहिए। हम बाहर हैं कि एक जो जेल में बंद है इनमेट्स, उसके पास फोन कहाँ से आ रहा है, कौन ला के उसको फोन दे रहा है। तो ये सवाल जो है अपने स्टाफ से, जेल स्टाफ से नहीं किया जाता है। ये क्या किए कि जब किसी एक के पास फोन पकड़ा गया जिसका नाम अंकित गुजर है, पिछले हफ्ते की ये खबर है, और जब फोन पकड़ा गया तो उसको इतने बुरे तरीके से मारा गया कि वो जो है अपनी जान खो बैठे। इसी तरह झारखंड के अंदर से जो है झारखंड के जेल में जो है इस तरह के एक वाकया हुआ। इसी तरह जो है वो अभी 16 तारीख को, मतलब इसी मंथ में 16 तारीख को, एक कासिम अब्दुल्ला गुजरात के जेल में जो है जेल पुलिस उसको उसको मार के जो है वो इतना मारती है कि वो मर जाता है। तो ये क्या है? ये पुलिस कस्टडी में मौत नहीं है, ये मर्डर है। ये हमें बोलना पड़ेगा, ये इस पे सवाल उठाने पड़ेंगे कि आखिर पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में कोई मर रहा है, इसका जवाब दे कौन है? तो इसके पास, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो ये एक मतलब कि ज्यादातर ये रीजन जो है जेल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के सामने, या जो एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो इनसे सवाल करते हैं, उनके सामने ये रखते हैं कि आपस में लड़ाइयाँ हुई और ये मर गए। लेकिन मैं जेल में रह के आया हूँ, मुझे पता है झूले से लटका के जेल एडमिनिस्ट्रेशन इनमेट्स को मारते हैं, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और जब मारते हैं तो वो अपनी जान खो बैठते हैं। तो इस तरह से माइंड मतलब कि फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। लेकिन अगर कोई दलित, अगर कोई मुस्लिम, अगर कोई आदिवासी अपने अधिकार की और अपनी आइडेंटिटी की बात करते हुए, सरकार की गलत नीतियों पे सवाल करते हुए करता है, और फिर उसको सरकार जो है जेल में उठा के डाल देती है, तो उनके साथ क्या किया जाता है? उनके साथ उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मेरे साथ क्या होता था जेल के अंदर, ये मैं बताऊंगा। मेरे साथ ये होता था कि मुझे जो है टेररिस्ट कहा जाता था। मैं एक स्टूडेंट, मैंने कहीं बम ब्लास्ट नहीं किया, मैंने कोई प्लान नहीं किया, मैंने कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात हाई कोर्ट ने मेरे जजमेंट में एक्सेप्ट किया है। पुलिस अगर ये इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया अभी हमारे बेल के वक्त में, ये वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और हमें बेल दिया गया। तो हमें क्या था कि हमें टेररिस्ट बोला जाता था, हमें दंगाई बोला जाता था, और हमें आतंकवादी बोला जाता था, हमें जिहादी बोला जाता था, और फिर इस तरह से हमारे जो है मेंटली हमें टॉर्चर किया जाता था, और हमें बार बार इसके ताने दिए जाते थे। और हमारे जो अधिकार हैं जो जेल के अंदर मिलने चाहिए थे, जिसकी इजाजत जेल मैनुअल देता है, वो अधिकार जो उनके जेल मैनुअल में रिटर्न में लिखे हुए हैं, वो अधिकार का भी जो है उन्होंने हनन किया। तो जेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मतलब कि जो हम लोगों के जो सबसे ज्यादा होता है वो है कि लोगों को टॉर्चर किया जाता है,
और फिर टॉर्चर पे कोई सवाल नहीं होता, और फिर ये होता है कि लोग अपनी जान भी जो है वो कि चली जाती है, लोग जो है अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं जेल के अंदर। तो हमें इस पे बात करनी चाहिए कि जेल के अंदर जो है जो टॉर्चर हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। आप किसी भी इंसान को नहीं मार सकते हैं, आपके आपके पास ये अधिकार नहीं है, आपके पास ये हक नहीं है कि आप किसी की जान ले ले। अगर अगर उनसे गलती हुई है, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसका सजा कोर्ट देगा, उसका फैसला कोर्ट देगा। लेकिन ऐसे कैदी जो जो अभी जेल गए हैं, जिनका अभी ट्रायल चल रहा है, वो इनकम्प्लीट है ट्रायल, और आप उसको जो है मुजरिम बना के जो है आप क्या करते हैं कि उनकी जान ले लेते हैं। तो हमें ये चाहिए कि टॉर्चर पे जो है हमें सवाल करना चाहिए। अब तीसरी चीज ये है कि रिफॉर्म पे बात होना चाहिए। हम रिफॉर्म पे अगर बात कर रहे हैं, जेल रिफॉर्म पे, बिल्कुल रिफॉर्म आप देखेंगे कि हर वो चीज, हर वो इंस्टीट्यूट रिफॉर्म हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज रिफॉर्म हुए हैं, ब्यूरोक्रेट जो है वो रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म हुए हैं, सड़कें बनी हैं, इमारतें बनी हैं, सब कुछ हुआ है, हर चीज का रिफॉर्म हुआ है। लेकिन जेल का रिफॉर्म नहीं हुआ है। जेल में वही वही चीजें चली आ रही हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं। किसी तरह का कोई रिफॉर्म नहीं, उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करना, उनके अधिकारों का हनन करना। और रिफॉर्म इस मतलब नहीं हुआ है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि अगर फर्स्ट टाइम जो क्रिमिनल है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्राइम किया है, उनको भी जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल के साथ जो है वो लोग रखते हैं, और जिससे वो जो है वो उनके अंदर रिफॉर्म नहीं होता है, तब्दीली नहीं होती है, चेंजेस नहीं आता है, बल्कि वो और भी बड़े जो है क्रिमिनल बन के जेल से निकलते हैं। अगर हम देखेंगे तो जो क्रिमिनल्स हैं, फर्स्ट टाइम को आप हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ कैसे रख रहे हैं। अगर किसी पे एक एलिगेशन लगा हुआ है जो बहुत सीरियस एलिगेशन है, सपोज दैट मेरे ऊपर जो है वो यूएपीए का एलिगेशन है, और एज पर जेल मैनुअल मुझे जो है रेड जोन में जो रखा जाएगा, रेड जोन जो है उसमें आप किसी नॉर्मल इनमेट से नहीं मिल सकते हैं। आप जो है आपको एक अलग जो है उनका सिस्टम है उसमें रखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। हमें क्या है कि हमें नॉर्मल लोगों के साथ रखा गया, जो कि हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, जो कि मर्डरिस्ट हैं, जो कि रैपिस्ट हैं, उनके साथ जो है मुझे रखा गया। मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि वो हैं या नहीं, लेकिन ये है कि उनपे इस बात की एलिगेशन है। हम इसका फैसला नहीं करेंगे, कोर्ट को फैसला करना है। लेकिन फिर भी अगर उनपे इतना सीरियस एलिगेशन है, अगर मेरे ऊपर टेररिज्म का एलिगेशन है, अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ कि जिन पे टेररिज्म का एलिगेशन लगा होगा वो सारे के सारे झूठे हैं, हो सकता है, मे भी चांसेस हैं। लेकिन क्या आप उनको जो है एक नॉर्मल लोगों के साथ रख सकते हैं? क्या उससे वो क्या सीखेंगे? उनसे अगर उन्होंने उस जुर्म का किया होगा तो वो उस जुर्म को और आगे बढ़ाने का ही ज्ञान देंगे, और उसमें किसी तरह के इनमेट्स के अंदर कोई रिफॉर्म जो है वो नहीं आएगा। तो ये चाहिए कि आप मुजरिम है, अगर उनको आप जो है मुजरिम बनाया है तो मुजरिम को अलग रखें, और अगर जुर्म साबित नहीं हुआ है तो आप उनको जो है वो अलग डिपार्टमेंट में रखें, अलग सेल में रखें, अलग वार्ड में रखें, जो कि जेल में होते हैं, अलग बैरिक में रखें, लेकिन आप उनको साथ में नहीं रखें। लेकिन जेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और जेल के अंदर जो है वो सबको एक साथ रखते हैं। इसलिए आज जरूरत है इस पे बात करने की कि अगर हम जेल रिफॉर्म पे हैं तो उनके सिस्टम पे बात करें, उनके सिस्टम पे सवाल उठाएं। और बहुत सारी चीजें जब हम जेल रिफॉर्म में की बात करेंगे तो आगे जो है इसके बहुत सारे जूस जो है, बहुत सारे पार्ट निकल कर सामने आएंगे। मैं कुछ पार्ट्स जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जेल रिफॉर्म में जो जो जेल के अंदर का जो माहौल है, और जेल में जो इनमेट्स जाते हैं, और मैंने अभी बताया कि 90% लोग, मैं कहूँ 99% लोग जो है वो अंडर ट्रायल हैं, जिन पे जुर्म साबित नहीं हुआ है, और हम उनको मुजरिम नहीं कह सकते हैं। लेकिन समाज, सोसाइटी, मीडिया और तमाम लोग उनको मुजरिम समझते हैं, और फिर मुजरिम समझने के बाद उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, उनको समाज का हिस्सा ही नहीं समझा जाता है। और जो छोटे छोटे जुर्म करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, जो फर्स्ट टाइम जो लोग जिन्होंने जुर्म किया है, वो गरीब तबके के लोग होते हैं। सपोज दैट किसी एक ने चोरी किया, और वो पहली बार चोरी किया, उसको जरूरत थी, उसने ऐसा कोई गलत काम कर लिया, लेकिन क्या उसकी सजा ये है कि उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल जो है जेल में रखा जाए। एज फॉर इंडियन लॉ में जो है अगर कोई चोरी करता है तो विद इन 3 मंथ उसको जो है वो बेल मिल जानी चाहिए, और फिर जो है
वो अगर बेल मिल जाता है तो फिर वो समाज मतलब कि जेल में 3 महीने में इतना कुछ सीखे और सही और गलत का फैसला कर सके कि चोरी करना गलत है और हमने जो काम किया वो उसको रियलाइज होना चाहिए, उसके लिए उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उसके लिए जो है जेल के अंदर उसको कुछ सिखाना चाहिए। लेकिन ये काम नहीं होता है। और फिर साथ ये होता है कि उनको 3 महीने में बेल नहीं मिल पाता है। वजह ये है कि वो उनको लीगल एड प्रोवाइड नहीं होता। एक गरीब है जिसने कोई गलत काम किया और उनको लीगल एड ना मिलने की वजह से एज फॉर इंडियन लॉ, मतलब इंडिया का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई से किसी तरह का कोई जुर्म हो जाता है और वो अपने जुर्म का जो एलिगेशन लगता है और उस वो एलिगेशन को कोर्ट के सामने जो है डिफेंड करने के लिए, उस पर बात करने के लिए कि हमने ये काम नहीं किया, तो उसको लीगल एड मिलना चाहिए। अगर वो इसका जो है इसके लिए वो कैपेबल नहीं है, इसके लिए वो इतना स्टेब्लिश नहीं है कि अपना केस खुद से लड़ सके, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जो भी होगा, जो भी केस होगा, वो गवर्नमेंट उनको वकील देंगी जो उनके तरफ से जो है केस को प्रेजेंट करेगा, जो उनकी केस को लड़ेगा। लेकिन लीगल एड नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जेल के अंदर जिनको लीगल एड नहीं मिलता है, जिनको 3 से 4 महीने में बाहर आ जाना चाहिए, वो साल 2 साल 3 साल तक जेल में रहते हैं। और जब फिर जेल में रहते हैं तो फिर इससे क्या नुकसान होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। और फिर वो और बड़े क्रिमिनल्स बनते हैं और भी चीजें जो है वो नुकसान होंगे। मैं धीरे धीरे उन चीजों पे आऊंगा। लेकिन रीजन ये है कि लीगल एड्स जो कि हिंदुस्तान के कानून में ये बात कहा गया है कि आप किसी से कोई जुर्म होता है तो वो अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए जो है अगर जो है लीगल हेल्प लेगा, लेकिन अगर वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो लीगल हेल्प नहीं ले सकता, तो वे जरूरी है कि वो जो है वो उनको गवर्नमेंट जो है वो लीगल एड। लेकिन सारा सिस्टम जो लीगल एड्स का है वो सब कुछ पूरा ठप बैठा हुआ है और कोई किसी भी इनमेट्स को जो है वो लीगल एड्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ता है। दूसरी चीज, जेल में अंदर रहते हुए जिसको मैंने रियलाइज किया जो सबसे ज्यादा वहां पे रिक्वायरमेंट है वो है मेडिकल रिक्वायरमेंट। मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं। मेडिकल जो है वो लोगों को मिलना चाहिए, अगर क्योंकि जान की बहुत बड़ी कीमत है और जब जान ही नहीं बचेगा तो फिर चेंजेस और सुधार कैसे आएगा। आप क्या, अगर किसी को सजा देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका जान ले लें। आप उनके मतलब कि जो फैसिलिटीज है, जो कम से कम जो जान की जो चीजें हैं बचाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और मेडिकल फैसिलिटी अगर होता तो आप देखते कि एस एन स्वामी जो है, जो आज हमारे बीच होते हैं, उनको सही से मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दिया गया। इसी तरह जो है डॉक्टर मोहम्मद सहाबुद्दीन, जो जिनको जो है वो एक ऐसे हॉस्पिटल में रखा गया जहां उनकी सही से इलाज नहीं हो पाया और फिर जो है वो अपनी जान दे देगी। ये लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, जो डिस्कोर्स में होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिनके बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बाद जो लोग हैं वो डिस्कोर्स में हैं, लेकिन इसके अलावा भी लोग जेल में हैं, उनके साथ इनसे बुरा व्यवहार किया जाता है। यानी उनको बिल्कुल भी मेडिकल जो है फैसिलिटीज नहीं दिए जाते हैं। मैं जब जेल के अंदर था और उस वक्त कोविड बहुत ज्यादा पीक में था। कोविड में क्या था कि लोगों को जुकाम हो रहे थे, बुखार हो रहा था और जो है लोगों को थोक में दवाइयां दी जा रही थी। थोक में इस तरह से दवाइयां दी जा रही थी कि सेट्राजेन, पीसीएम और इस तरह की दवाइयां जो है वो दे रहे थे और डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और वो अपना जो है जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो डॉक्टर्स को नहीं बता सकते, उनसे कोई सजेशन नहीं ले सकते हैं। तो वो लोग जो जिनको मेडिकल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिनको बीमार अगर कोई बंदा बीमार है तो उनको किस तरह से जो है मेडिसिन दिया जाए उसका कोई नॉलेज नहीं है, वो लोग सेट्राजिन और जो है वो पीसीएम देकर लोगों को भेज देते हैं। तो जेल में मेडिकल की ये फैसिलिटीज है। किसी के चेस्ट में दर्द है और चेस्ट में दर्द है तो उसके लिए एटलीस्ट जो है वो ईसीजी वगैरह होना चाहिए जेल के अंदर फौरन। लेकिन इस तरह के कोई भी सिस्टम वहां पे नहीं है। अगर कोई काफी समय से, लंबे समय से बुखार है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वो जो है बिल्कुल जो है उनको किसी तरह का कोई इलाज नहीं होता, किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर किसी के पेट में पथरी है और अगर उसके पेट में तकलीफ है तो उसका कोई अल्ट्रासाउंड का सिस्टम नहीं है। अगर किसी के हाथ में मोच आ गया, अगर वो स्लिप करके गिर जाता है तो मोच हुआ है या टूट गया है या क्या है, और उसके लिए उसको जानने के लिए एक्सरसाइज मतलब कि चेक करने के लिए कोई भी मशीन अवेलेबल नहीं है जेल के अंदर। तो मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है और जिसकी वजह से जो है लोग अपनी जान
खो बैठते हैं और फिर इस पे कोई सवाल भी नहीं होता और कोई बात भी नहीं करता है, क्योंकि ये सारे डेटा जो है वो बाहर नहीं आते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है और ये जो है डिस्कोर्स में नहीं आता है। तो मैं जेल से बाहर अगर आया हूँ तो ये सारी चीजें मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये सब चीज को झेला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए। मुझे हेडेक होता था जेल में, जिसके लिए मैं बार बार जो है वो ओपीडी जो वहाँ पे नॉर्मल है, जहाँ पे ब्रोफिन और सेट्रोजिन डाइक्लोफेनिक वगैरह दिया जाता है, वहां जब जाता था मैं कहता था मुझे डॉक्टर से मिलना है, मुझे मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन ये था कि हमारे पास लॉयर थे, हमने जो है उनसे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया और फिर जो है जेल एडमिनिस्ट्रेशन से कोर्ट में सवाल किया, फिर हमें बेहतर ट्रीटमेंट जो है, हमें ब्रोफिन दिया जा रहा था हेडेक के लिए, फिर उसके बाद नेप्रोक्सिन जो है पेन किलर दिया गया, लेकिन किस वजह से हेडेक हो रहा है ये नहीं बताया गया। मैं बार बार उनसे ये सवाल पूछता था, बार बार मैं ये सवाल करता था, एटलीस्ट आप मुझे बताओ कि क्या है, क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाते थे। तो ये सारी चीज हमने खुद बर्दाश्त की है, मुझे पता है कि क्या कुछ होता है जेल में, किस तरह के माहौल होते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम हम लोगों को इस पे सवाल करना चाहिए और हम इन्हीं चीजों को लेके जो है सवाल करते हैं। अगर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ये भी एक रीजन है कि अगर जेल में है, लेकिन आप जब जेल के अंदर खाने का क्वालिटी देखेंगे तो वो बहुत ही खराब है। खाने में मतलब इस तरह से खाना दिया जाता है कि जानवर, एटलीस्ट जानवर को भी इस तरह से जो है खाना नहीं दिया जाता होगा। हम लोग अगर घर में डॉगी और क्या नाम है बिल्ली वगैरह पालते हैं तो बहुत प्यार से जो है वो खाना देते हैं, लेकिन जेल में जो लोग होते हैं उनको इंसान ही नहीं समझा जाता है, बल्कि ये लोग उसको डस्टबिन समझते हैं और डस्टबिन जेल के अंदर, जेल को डस्टबिन समझते हैं और जेल के अंदर रहने वाले लोगों को जो है वो कूड़ा समझते हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैं बोलते बोलते कभी बहुत ज्यादा सोचता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ कि इस तरह आज मैं बाहर हूँ, मैं खुले हवा में बैठा हुआ हूँ, मैं जो है लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात रख सकता हूँ, लेकिन अभी भी इस वक्त हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो आसमान को नहीं देख सकते हैं, वो हवा को नहीं महसूस कर सकते हैं कि हवा जो है वो ठंड चल रही है या गर्म हवा है, मौसम का जो है वो आनंद नहीं ले सकते हैं, शाम का जो है सुनहरा मौसम होता है। तो इस तरह से जो है उनके साथ ट्रीट किया जाता है, उनको बेहतर खाना नहीं दिया जाता है और फिर खाने की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि आप कह नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें आखिर क्यों होती हैं, ये समझने की जरूरत है। लीगल एड नहीं मिल पा रहा है, जिसका क्या नुकसान है, अगर मेडिकल फैसिलिटीज बीमारियां क्यों हो रही हैं, हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं, ये इसकी एक वजह है। अगर लोग इतना जेल के अंदर बीमार क्यों पड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जो है लोग जेल के अंदर ही हुए, तो आखिर क्यों हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का डेटा है। तो अब इस पे सवाल होना चाहिए क्यों हो रहा था, वो इसको समझने की जरूरत है। वो ये है कि जो इंडिया का जो जेल है वो ओवर क्राउडेड जेल है, और इसकी वजह यह है कि मैंने शुरू में कुछ चीजें आपको बताई कि जो है वो उनको बेल नहीं मिल पाता है, और बेल जब नहीं मिल पाता है तो वो लंबे समय तक जेल में होते हैं, और जब लंबे समय से तक जेल में होते हैं तो नए नए लोग आते रहते हैं, तो वाकई जेल जो है वो ओवर क्राउडेड होगा, वो फुल होगा। और फिर उसका नुकसान ये होता है कि जो है वो लोगों को जो है वो बीमार पड़ते हैं, लोग जो है उनको सही से इलाज नहीं मिल पाता है, सही से ये खाना नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे वक्त में जब ओवर क्राउडेड जेल है और जब जेल को खाली करवाया जा रहा था कोविड के टाइम में, जब पूरी दुनिया में जो है वो जेलों से जो है वो क्राउड को कम किया जा रहा था, ऐसे समय में, ऐसे वक्त में हमारे देश में क्या हो रहा था, मतलब बहुत ही मुझे हंसी भी आता है और फिर कभी कभी रोना भी आता है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया, पूरी दुनिया जो है एक महामारी का शिकार है, और ऐसे वक्त में आप क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को जो है आप पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और आप जेल में रख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो देश है, देश में जो लोग काबिज हैं, जो लोग बैठे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, जो लोग अपना योगदान दे सकते हैं, जो देश को बनाने में, जो देश को बेहतर बनाने में, स्टूडेंट्स के बारे में ये कहा जाता है, छात्रों के बारे में, कि छात्र जो है वो इस देश के भविष्य हैं, और आप उन छात्रों को पकड़ के जो है वो जेल में रख रहे हैं। जैसा कि जैसा कि प्रियंका ने अभी नाम भी गिनाया, उमर खालिद है, गुलफिसा है, शर्जील इमाम है, इमरान हैदर है, और जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज जेल में हैं। इसी तरह जो है आप जब देखेंगे बहुत सारे सीनियर सिटीजन, बहुत सारे जो हैं वो इंटेलेक्चुअल लोग जो आज जेल में हैं, जो अच्छे मशवरा देके जो है लोगों के अंदर चेंजेस और तब्दीलियां ला सकते हैं, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इसी वजह से जो है जेल ओवर क्राउडेड है, जेल में इस तरह के जो है वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाते हैं लीगल एड्स के, जिसकी वजह से क्राउड बढ़ रहे हैं, और
जो है ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो है वो लोग बीमार पड़ते हैं, परेशान होते हैं, रहने की जगह नहीं होती है और फिर वहाँ पे सुकून से वक्त नहीं गुजार सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोविड गाइडलाइन का सबसे ज्यादा वायलेशन अगर कहीं पे हुआ है तो वो जेल के अंदर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जेल जो है वो ओवर क्राउडेड है, इसको समझने की जरूरत है। तो ये हमें ये सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि आखिर जेल को आप ओवर क्राउडेड क्यों रखें, या तो आप इतना जेल बनाएं। अगर आपका ये मंशा है कि इस देश के स्टूडेंट को जेल में रखा जाए, हॉस्टल में नहीं बल्कि जेल में रखा जाए, अगर आपको ये मानना है कि इस देश के बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ाएं नहीं बल्कि वो जेल की लाइब्रेरी में किताबें ना हो बल्कि वो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लाइब्रेरी में हो, तो आप उसको और बड़ा करें। और अगर आप चाहते हैं कि जेल जो है वो रिफॉर्म हो, जेल में कुछ तब्दीली आए और जेल से लोग आगे बढ़े और निकलें, तो ये है कि उसमें आपको ये करना होगा कि आप उसके अंदर जो है वो उसमें रिफॉर्म की बात करें, उसमें चेंजेस करें। और जो है जेल में जो छोटे मोटे केस हैं जिनसे पहली बार जो है वो गलतियां होती हैं उनको सुधरने का मौका दिया जाए और उनको जो है वो वापस समाज में जीने का जो है वो अधिकार दिया जाए। इन सब चीजों के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? इन सब चीजों के लिए जरूरत यह है कि हम जेल एजुकेशन पे बात करें, यानी कि जेल को बेहतर कैसे बनाया जाएगा। लोग क्यों, मतलब कि उन सबसे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो एजुकेशन की जरूरत है वो जेल के अंदर जो स्टाफ है, जो जेल स्टाफ है, जो जेल पुलिस है, उनको जो है एजुकेटेड होना चाहिए। वो वो जेल चलाते हैं, वो जेल को रन करते हैं और वही जो है लोगों के साथ जो है इस तरह का सलूक करते हैं कि मतलब जानवरों से बदतर सलूक इंसान के साथ किया जाता है। तो हमें ये चाहिए कि जेल के अंदर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो जो है डेवलप किया जाए। मतलब कि वहाँ पे क्लासेस हों, वहाँ की जो लाइब्रेरियां हों, वहाँ अच्छी अच्छी किताबें हों, वहाँ जो है इनमेट्स के लिए जो है काउंसलिंग का जो है पूरा एक सिस्टम हो। क्योंकि लोग जब जेल जाते हैं तो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उसमें वो दो तरह की चीजें वहाँ पे जो है उसका नुकसान होता है। या तो एक इंसान जो है वो जहनी तौर पे अगर डिस्टर्ब होता है जेल जाने के बाद तो वो अपने जान को नुकसान पहुंचाता है, यानी वो सुसाइड की तरफ आगे बढ़ता है। और दूसरी चीज ये है कि वो जिस जुर्म को किया होता है उसमें और ज्यादा जो है वो करने का प्लान करता है कि हम यहाँ से बाहर निकल के इससे बड़ा क्राइम करेंगे। तो ये चाहिए कि अगर वो जेल के अंदर जो है वो एजुकेशन का जो है सिस्टम सही हो जाएगा, काउंसलिंग का सिस्टम सही हो जाएगा, अच्छी किताबें अगर वहाँ की किताबें जो है वहाँ की लाइब्रेरी में मौजूद होंगी, अच्छे लोग, अच्छे स्टाफ अगर वहाँ पे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, तो जेल में जो लोग होंगे इनके अंदर यकीनन हकीकत में जो है वो चेंजेस आएगा। और एक अच्छे जो है लोग, जब अगर किसी से कोई जुर्म होगा तो जब वो जेल से बाहर आएंगे तो समाज को बेहतर बनाने में जो है अपना योगदान देंगे। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। आप माल्कोम एक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो 10 साल जेल में जो है वो रहते हैं और वो एक ड्रग्स के केस में होते हैं, वो ड्रग्स का स्मगलिंग करते हैं। लेकिन जब वो जेल जाते हैं, 10 साल जेल में होते हैं और जब वो जेल से बाहर आते हैं तो एक ऑथर बन जाते हैं, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन के निकलते हैं और एक पॉलिटिशियन बन के निकलते हैं। इसी तरह जब आप जो है वो विवेका वाल्मीकि जी को देखेंगे, वाल्मीकि जी जब जेल जाते हैं और जब जेल से बाहर आते हैं तो फिर वो एक जो है संत बन जाते हैं और समाज को बेहतर बनाने में जो है एक अपना योगदान देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेल का सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर होना चाहिए कि वो जब लोग जेल से बाहर आए तो माल्कोम एक्स और जो है वाल्मीकि जी बनकर बाहर निकले। तो मेरा ये मानना है एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज आपको और बताएं, ये सब कुछ क्यों होता है? इसके पीछे जो अहम कारण है और अहम जो रीजन है वो ये है प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ ट्रायल, प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो है वो अपने आप में एक सजा है। इस तरह से सजा है कि आप देखेंगे कि इतना लंबा केस चलता है एक अंडर ट्रायल के लिए। सपोज दैट मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक केस में जो है जिसका टोटल सजा अगर कन्विक्ट हो जाता है ट्रायल खत्म होने के बाद तो टोटल सजा 5 साल का है। उसमें जो है एज पर लॉ अगर देखा जाए जुर्म साबित हो जाता है तो 5 साल उसको जो है वो सजा दिया जाएगा, जो 5 साल वो जेल में गुजारेगा। लेकिन ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 से 1.5 साल या 2 साल में। यानी अगर 2 साल में ट्रायल कंप्लीट होता है तो 5 साल वो जो है वो सजा काटेगा और फिर जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि ट्रायल जो है जिसमें सजा 5 साल है तो ट्रायल मुकम्मल होता है 4.5 साल और 4 साल में जाके। तो अब ये क्या होता है, मतलब डिले ऑफ ट्रायल है, यानी उनको बेल भी नहीं मिल पा रहा है और जेल में अपना वक्त भी गुजार रहे हैं, जो कि अपने आप में एक सजा है। और मुझे मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रायल फास्ट हो और फिर जो लोग हैं
वो उनके ट्रायल में जो है वो आसानी हो और कम से कम वक्त जेल में गुजार सकें, और उनको जो है इस बात का एहसास दिलाया जाए कि अगर वो कन्विक्टेड होते हैं, अगर उनका जुर्म साबित हो जाता है तो वो जुर्म है, और वो जुर्म जो है वो गलत है, और गलत और सही का फैसला तभी कोई इंसान कर पाएगा जब वो पढ़ा लिखा होगा। और ये सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत है, यूरोपियन देशों से सीखने की जरूरत है। वहां का जब आप जेल का सिस्टम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां मतलब क्या क्या ही खूबसूरत जेल है, मतलब कि जेल को खूबसूरत बनाया गया है। जेल में लोगों को मतलब कि एजुकेशन दिया जाता है, उनको जो है हेल्थ के लिए पूरे तरीके से जो है फैसिलिटीज दिए जाते हैं, उनको लीगल एड्स दिया जाता है। और फिर पूरी दुनिया इस बात को मानते हैं कि जो है साउथ एशिया के जो जेल है वो सबसे खराब जेल है। तो क्यों है साउथ एशिया के जेल इतने खराब क्यों है? इसलिए हैं क्योंकि रिफॉर्म हर जगह पे हो रहे हैं, लोग जो है वो जेल को जेल नहीं समझ रहे हैं, और जो है वहां पे जेल को डस्टबिन समझते हैं, और फिर वो ये समझते हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। अगर आप जेल रिफॉर्म नहीं करेंगे तो समाज में जो है वो तब्दीली और चेंजेस नहीं आ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जेल में जो है वो रिफॉर्म हो, लोग बेहतर बन के निकले, हमारा असल मकसद ये होता है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप हमको इसलिए जामिया में एडमिशन करवाया, उसके लिए जो है उन्होंने पैसे खर्च किए बचपन से अब तक लेकर, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ से पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने जो समाज के लिए बेहतर हो। तो अगर कोई इंसान, अगर हम सपोज दैट कोई जुर्म कर दिए होते तो हमें बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता था? अगर हमें क्या जेल में 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल रख के क्या आप ये क्या साबित करना चाहते हैं कि ये मुजरिम है? तो ये चाहिए कि उसको आप मुजरिम ना साबित करके, बल्कि इसमें जो है पुलिस सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा शामिल है। जो हमारे देश की जो पुलिस है वो सबसे ज्यादा शामिल है, और वो करते ये हैं कि मीडिया में चीजों को लीक करते हैं। जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जो बड़े केसेस हैं, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, उसको जो है वो मीडिया में लेकर आते हैं, और मीडिया में लेकर आने के बाद उसका ट्रायल करवाया जाता है, और लोगों के जहन में, आम लोगों के जहन में ये बात डाल दिया जाता है कि आसिफ इकबाल तन्हा मुजरिम है, इन्होंने जो है दिल्ली में राइट्स कराया है, उमर खालिद ने जो है महाराष्ट्र में जाके स्पीच दिया, इसलिए जो है वो उन्होंने दिल्ली के राइट्स करवाया, और वो मुजरिम है और वो जेल में है। और फिर इतना ही नहीं, जो है भीमे कोरे गांव में जो है सुधा भारद्वाज और बरगुआ राय जैसे लोग जो हैं, उन्होंने मीडिया ट्रायल होने की वजह से आज समाज जो है, जो सोसाइटी है और जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये मुजरिम है। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि वो मुजरिम नहीं है, बल्कि वो अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, देश को देश में जो अधिकारों का हनन हो रहा था, देश में जो लोगों को टारगेट किया जा रहा था उसकी आइडेंटिटी की वजह से, उसकी पहचान की वजह से, तो ऐसे लोगों के आवाज बनने वाले लोगों को भी जो है जेलों में रखा जाता है, और मीडिया और पुलिस जो है वो अपने ट्रायल के जरिए जो है इनको मुजरिम साबित कर देती है। तो मेरा ये कहना है कि जो अंडर ट्रायल है उनको आप मुजरिम नहीं समझें, और जो है उनके केसेस को जो है इस तरह से नहीं देखें कि जो है ये कन्विक्टेड होंगे। और मैं खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज्यादा यह है कि टेररिज्म के केस पे लोगों को उठाया जाता है। और मैं बहुत इंटरेस्टेड बात आपको बताऊं कि आज तक, अब तक का जो है सबसे कम जो है वो कन्विक्शन रेट जो है वो यूएपीए केसेस में है, सिर्फ 2%। और 2% में भी आपको मैं बताऊं, वो ऐसे लोग हैं जो 4 से 5 साल जेल में परेशान होते हैं, जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और वो ट्रायल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो ट्रायल में इतना वक्त नहीं देना चाहते हैं, और वो इस बात से जो है हाथ पैर कोर्ट में जोड़ते हैं, और ये बात कहते हैं कि हाँ हमसे ये जुर्म हुई है, लेकिन वो ट्रायल नहीं होता है, वो चाहते हैं कि कम से कम सजा हो और मैं बाहर निकल जाऊं। तो मैं क्योंकि टेररिज्म के केस में था, तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि लोग जो है वो अपना जुर्म टूटने की वजह से, जेल के अंदर रहकर जब टूट जाते हैं पूरे तरीके से, तो जो काम नहीं भी किए होते हैं, जो एलिगेशन होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और कम से कम जो है सजा पाके जो है वो सजा झेल कर वो जेल से बाहर आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों को टारगेट करके टेररिज्म के केस में जो है आज जेलों के अंदर हैं। मैंने आपको डेटा भी बताया शुरू में कि कितने कितने परसेंट लोग जो हैं आज जेल के अंदर हैं। वो कौन से समाज के लोग हैं, वो कौन से समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो कौन से कम्युनिटी से है, कौन से रिलीजन से हैं, वो सारी चीजें जो है मैंने आपके सामने रखने की बात कोशिश की है। जेल प्रिजन सॉरी जेल रिफॉर्म पे हमें जो है वो बात आगे भी करते रहना चाहिए। हम इस बात की कोशिश करेंगे, अब तक जो है हम जो है लोगों के अधिकार के, अपनी आइडेंटिटी की, अपनी पहचान की, CANR से रेप और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे जो हम लोग खुलकर बोलते आए हैं। लेकिन अब जब जेल में रहकर आए हैं तो वहाँ पे जेल में जो लोग हैं उनको भी हमने अपनी तरफ पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके रिफॉर्म पे जो है खुलकर बात करेंगे, और जेल को बेहतर बनाने में जितना भी हो सकता है मेरे तरफ से हम अपना पूरा योगदान देंगे। आप तमाम लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं
कि जेल में जो लोग अभी कैद हैं एटलीस्ट उनको इंसान समझा जाए और उनके जो है वो अधिकार को दिया जाए। वही अधिकार, मैं उन्हीं अधिकार की बात करूंगा, मैं कोई एक्स्ट्रा अधिकार उनसे नहीं मांगना चाहता हूँ, मैं वही अधिकार की बात कर रहा हूँ जो वो जेल मैनुअल में लिख कर रखे हैं, जो जेल मैनुअल उनको अधिकार देता है, जो एक सिस्टम बना हुआ है जेल का, उसके अकॉर्डिंग ही जो है जो उनको अधिकार दिया जाए, ताकि वो भी एक और जो है वो बेहतर जिंदगी जेल के अंदर गुजार सकें। और जब वो अपने सजा को मुकम्मल करें या अपना ट्रायल खत्म करें या जब वो बेगुनाह साबित हो तो अच्छे से सुकून से बाहर आए और समाज के लिए जो है बेहतर इंसान बन सकें और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपना बात शुक्र करता खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इतने गौर से मेरी बात सुनने के लिए। उम्मीद है कि आगे भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स और इवेंट्स जो है वो करते रहेंगे और जेल रिफॉर्म पर खास कर हम लोग बात करते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आसिफ, ये काफ़ी एक पर्सनल स्पीच था। मैं समझ सकती हूँ कि जेल में रहना कोई आसान बात नहीं है। इंडियन जेल्स आर द वर्स्ट। हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं इतनी डॉक्यूमेंट्रीज के यूरोपियन जेल्स इतनी सुंदर हैं, वो हॉस्टल की तरह दिखती हैं, और हमारे यहाँ जेल में तो जाना भी मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। एक जमाने में हम पढ़ते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतनी किताबें लिखी जेल में, पर जिस तरीके का आप सुना रहे हैं हमको हाल, तो हमको लगता नहीं है कि वहां पे कोई ऑथर बन के निकल सकता है। इंडियन जेल में तिहाड़ से कोई ऑथर निकलेगा? इसी के साथ हम कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, हम उन सवालों को लेते हैं। अपूर्व का सवाल है कि कभी आपका देवांगना या नताशा से जेल में क्या दिक्कत थी, इस बात पे बातचीत हुई क्या? जो औरतें होती हैं जेलों में, उनकी क्या प्रॉब्लम्स आपसे आपकी तरह सेम होती हैं क्या? उनमें कुछ या अलग तरीके का उनको कुछ शोषण झेलना पड़ता है? जी देखिए, मैं इस टॉपिक पे किसी तरह की मतलब की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि जेंट्स और लेडीज जेल जो है वो अलग अलग है। तिहाड़ के जो तिहाड़ में टोटल जो है वो 15 जेल है और 15 में से जो है वो 14 जेल जो है वो जेंट्स के लिए है और एक जेल जेल नंबर 6 जो है वो लेडीज के लिए है। और मंडोली में, सॉरी, 2 जेल मंडोली में जो है वो जेल नंबर 11 जो है वो लेडीज के लिए है। तो 2 जेल जो है वो तिहाड़ में लेडीज के लिए है। लेकिन मैं कोर्ट जब हमारा होता था, जब हम जेल में थे और जब हम जज के सामने वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब हमें पेश किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था जेल के अंदर से, तो उस वक्त सारे जेल से जो है वो लेडीज जेल से भी जो है हमारी जो को एक्यूज है, नताशा, दीवाना, गुलफिशा, इशरत जहां, सफूरा, ये तमाम लोग जो है वो एक साथ एक स्क्रीन पे दिखते थे। तो जेल के अंदर क्योंकि हम लोगों की आदत रही है सभी लोगों की कि जो जेल के अगर कोई भी कहीं पे किसी चीज के गलत हो रहा है तो उस पर आवाज उठाना, उस पर बोलना। तो मैंने सुना है गुलफिशा को बोलते हुए कि उसको जो है वो मुस्लिम होने की वजह से जेल के अंदर जो जेल स्टाफ है उनको टॉर्चर कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे और जो है उनपे जो है अजीबो गरीब तरह के जो है वो कमेंट्स किए जाते थे, उनको जो है बार बार मेंटली टॉर्चर किया जाता था जेल के अंदर। ये गुलफिशा जो है जज के सामने जब अपनी बात रखती थी तो मैं सुन रहा था। इसी तरह जब मैं जेल नंबर फिर मैं कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो नताशा और दिवांगना के साथ भी किए हैं। तो नताशा और दिवांगना ने भी ये बात उस वक्त कहती थी कि क्योंकि मेरा नाम नताशा है, इनका नाम दिवांगना है, तो हम लोगों के साथ जो है वो इस तरह का व्यवहार तो नहीं होता था, लेकिन गुलफिशा मुस्लिम थी इसलिए उनके साथ जो है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसी तरह हम लोगों ने हमने जो है वो स्क्रीन में सुना है, देखा है इशरत जहां को जेल के अंदर जो है किस तरह से टॉर्चर किया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको जो है ढकेल दिया जाता था कि वो गिर जाते थे, उनके पैर में उनके जो है वो सूजन और दर्द होते थे, फ्रैक्चर हो गया था। तो इस तरह की चीजें जो है वो जेल में होते हैं। ठीक इसी तरह जो है वो जेंट्स के जेल में भी सेम चीजें होते हैं कि लोगों को जो है वो कमेंट्स किए जाते हैं, उनको जिहादी और टेररिस्ट बोला जाता है और फिर जो है उनको मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। लेडीज जेल में कितना फिजिकली टॉर्चर किया जाता है आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जेंट्स के जेल में तो वहाँ पे एक झूला है, मतलब मैं ये सब मुझे बहुत अजीब सा फील होता है मुझे बताते हुए कि झूले में लोगों को टांग दिया जाता है, उनके हाथ और पैर बांध के और फिर उनको बुरी तरीके से जो है वो मारा जाता है। मैं इसको बर्दाश्त, मतलब कि क्या बताऊं, इस तरह से मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि मेरे साथ खुद इस तरह से चीजें हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे लोगों के साथ क्या कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल जेल का जो व्यवहार है जो लोगों के साथ होता है वो बिल्कुल गलत होता है और किसी तरह का जो है वो लेडीज और जेंट्स जो में कोई फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि सेम तरह के व्यवहार जो है दोनों जगह पे।
वसी का हमारे पास एक सवाल है कि क्या आपने अपने जो साथी कैदी थे उनसे भी कोई वायलेंस फेस किया आपने, उनसे किसी तरीके का दुर्व्यवहार जो साथ के कैदी थे, और अगर किया तो पुलिस का क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए मेरे साथ तो इस तरह का कभी भी जो है किसी ने गलत नहीं किया, ना किसी ने मेरे साथ कोई वायलेंस किया। इनमेट्स में से बहुत कम लोग थे, जब वो हमारे बारे में न्यूज़ वगैरह जो है वो पढ़ते थे न्यूज़पेपर में, जब हमारे न्यूज़ आते थे तो उसमें जो है हिंदी के पेपर में यूएपीए लॉ को जो है वो लिखते थे, आतंकवादी गतिविधि और आतंक विरोधी कानून जो है वो लिख कर आता था। तो इस तरह से जब हमारे नाम के आगे ये सारे चीजें जो टाइटल लिख कर आते थे तो लोग सवाल पूछते थे कि आप आतंकवादी हैं, क्योंकि मुझे जो है नॉर्मल इनमेट्स के साथ रखा गया था। तो मैं उनको जो है जहां तक ये इस बात की कोशिश करता था कि उनको समझाऊं कि आप ये देख रहे हो कि मेरे नाम के बाद जो है आतंकवादी निरोध कानून के तहत गिरफ्तार लिख कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले मेरे नाम के आगे जामिया छात्र भी लिख कर आता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं उनको इस तरह से बोल के जो है वो कन्विंस करता था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुद का व्यवहार जेल के अंदर अच्छा हो, आप लोगों के सामने जो है इंसान सबसे ज्यादा जो है वो उसको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है प्यार की, और जो है उससे अपना व्यवहार। तो अगर इंसान अपना व्यवहार सही रखता है तो सामने वाला इंसान भी जो है वो उससे मोहब्बत करने लगता है, वो इससे प्यार करने लगता है। तो मेरे साथ ये था कि मैं लोगों के दुख दर्द को जो है कि क्या सही और क्या गलत है इसका फैसला हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके दुख को बहुत, उनके जो केसेस थे उनको मैं सुनता था, और सुनने के बाद मैं ये कहता था कि कोर्ट से ये उम्मीद है कि कोर्ट जो है आपके लिए बेहतर फैसला करेगी। अगर जो है किसी के कुछ ऑर्डर्स या जजमेंट आते हैं जेल में, कोई भी कैदी मतलब कि अगर जेल के अंदर है और कोर्ट उनके नाम से कोई जजमेंट आता है, चाहे उनकी बेल हो जा रहे हैं या बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं या चार्जशीट फाइल हो रहा है, कोर्ट जो भी ऑर्डर करता है तो वो उसकी एक कॉपी जो है इनमेट्स को मिलता है। तो अब वो कॉपी इंग्लिश में होते थे तो वो उनको समझ में नहीं आता था कि क्या कुछ है, क्या ऑर्डर आया है, बेल रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है, अगर बेल हुआ है तो किस बेसिस पे बेल हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है लोग हमारे पास लेकर आते थे, तो मैं उनको समझाता था। या किसी को ये जरूरत होती थी कि कोई एप्लीकेशन देना है, सपोज डैट कोई परेशानी है, उसके साथ कोई दिक्कत है, वो बीमार है, उनको फोन करना है, तो वो जो है एप्लीकेशन वहाँ पे लिखा जाता था, तो मैं उनका एप्लीकेशन हिंदी में लिख देता था। तो इस वजह से जो है मेरे साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ, और लोग बहुत अच्छे तरीके से जो पेश आए, मतलब कि एक अच्छा माहौल हमने जेल के अंदर बनाया। कि हम जेल की लाइब्रेरी से कहानी की किताब लेकर आते थे, और फिर वो किताब किसी एक साथी को जो है पहले उनको 2 दिन तक मेंटली तैयार करते थे कि आप किताब पढ़ो, ये कहानी पढ़ो। और फिर रात में जब हम लोग बंद हो जाते थे सेल के बैरिक के अंदर, तो उसमें ये होता था कि हम 10 15 20 लोगों को एक साथ जमा करते थे, और दिन भर जो हमारा जिसको हम किताब देते थे कहानी की, उससे ये कहते थे कि आप ये कहानी पढ़ो, जो पढ़ा है वो आप लोगों को बताएं कि आपने इससे क्या सीखा है। अगर कोई अच्छा गाना गा लेता था तो उनसे कहते थे कि आप गाना गाएं। तो ये होता था कि हमारा थोड़ा सा वक्त भी गुजर जाता था, और लोगों को जो है थोड़ा सा हम काउंसलिंग करने की कोशिश करते थे कि आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव होता है, अगर आपने गलत किया है तो इस बात की अहद कर लें कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे, और अगर आपने गलत नहीं किया है तो इस बात पे उम्मीद रखें अपने जुडिशरी सिस्टम पे कि आपको एक ना एक दिन जो है वो जरूर इंसाफ मिलेगा। तो मेरे साथ किसी तरह का वायलेंस नहीं हुआ, और ना मैं जब मैं जिस बैरिक में था उस बैरिक में कभी इस तरह का वायलेंस होने दिया। इन फ्रंट आके अगर दो लोगों के आपस में लड़ाई भी हो जाती थी तो उनको आपस में बैठा के उनका जो है वो सुलह करवा देते थे, उनको आपस में मिलवा देते थे। तो ये काम रहा और बेहतर, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस बैरिक में थे वो सबसे अच्छा बैरिक था जेल का। जी। एक और सवाल है हमारे पास कि जब हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो उन ऑफिशियल्स का आपके प्रति क्या रिएक्शन रहता है जो आप ही के फेथ के हैं, या ये किसी और समुदाय के लिए भी लागू हो सकता है कि अगर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, क्या आपके साथी रिलीजन के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है? देखिए वो बहुत नॉर्मल होते हैं, उनसे किसी तरह का जो है आप फेवर की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। अगर एक मुस्लिम है और अगर कोई मुस्लिम स्टाफ जेल के अंदर है तो वो किसी मुस्लिम का हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनकी जो है नौकरी खुद खतरे में होती है। और फिर हम लोग ये कहते हैं, मैं बहुत नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि वो सरकारी मुसलमान हो जाते हैं। तो आई थिंक जो है वो जो लोग भी जो है वो इस तरह की ड्यूटीज में हैं, वो अगर करना भी चाहते हैं तो उनके साथ मजबूरियां होती है, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी भी कोई फेवर नहीं करता है। अगर कोई जो है आदिवासी कम्युनिटी से या दलित कम्युनिटी से अगर कोई जेल स्टाफ में है तो वो चाह के भी जो है
किसी तरह का कोई फेवर या किसी तरह के सुधार या चेंजेस की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। और अगर वो किसी के करने की कोशिश भी करते हैं तो क्या होता है कि अगर ये बात पता चल जाते हैं या लोगों तक चले जाते हैं तो वो फौरन उनका जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको एक जेल से दूसरे जेल में जो है वो भेज दिया जाता है, या फिर उनको नोटिस वगैरह इशू किए जाते हैं जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो एटलीस्ट सारे लोग बचने की कोशिश करते हैं, जितने भी जेल स्टाफ हैं ये बचने की कोशिश करते हैं कि अपने कम्युनिटी के लोगों को या जो बेगुनाह लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का जो है वो बेहतर सलूक किया जाए। जिनको पता होता है, सब कुछ नॉलेज होता है, फिर भी जो है वो कुछ नहीं करते हैं, वो खामोश रहते हैं। मेरा एक आपसे सवाल था। जेल में हम देखते हैं कि लोगों से काम भी करवाया जाता है, पर क्या इस काम के लिए उनको पैसे मिलते हैं? उनका जो एक वर्कर्स राइट है, उनको क्या उन वर्कर्स की तरह उनको कुछ राइट्स मिलते हैं कि क्योंकि वो जेल में है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, तो उनका क्या वहां पे एक वर्कर की तरह भी क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है? हाँ, प्रियंका, बेसिकली ये है कि इंडिया के जो जेल में है वो अंडर ट्रायल के लिए किसी तरह का कोई जॉब और किसी तरह का कोई काम जो है वो नहीं है। अ, तो जो कन्विक्टेड होते हैं उनके लिए जो है जेल में वर्क होता है, वो उनको जॉब देते हैं। और फिर उनको भी जिनमें ये कन्विक्टेड के वक्त में जब उनका जजमेंट आता है तो उसमें जज अगर ये कहते हैं कि क्या नाम है सजा बामुशक्कत अगर होती है तो उनको जो है वो कंपलसरी हो जाता है कि जेल के अंदर काम दिया जाए। तो ऐसे लोगों को जब काम दिया जाता है तो उनको जॉब मतलब कि उनको जो है वो सैलरी मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंडर ट्रायल कैदी हैं। तिहाड़ के अंदर एक बेहतर सिस्टम है। मुझे ये भी, अगर हम उसकी कमियों पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाइयों पे भी बात करनी पड़ेगी। तो ये है कि तिहाड़ के अंदर एक रूल है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको ये लोग कुछ सैलरी देते हैं। सपोज दैट 5200 जो है, जो जिनको नाई का काम आता है, जो बाल वगैरह काटते हैं, तो उनको जो है वो इतना पैसा देते हैं। और फिर इसी तरह और भी जॉब है, अगर कोई सफाई में है, अगर कोई अंडर ट्रायल है तो उनको जो है वो, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको जो है वो दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर कल्चर ये है कि उनको, बहुत सारे लोग हैं जो जेल के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन उनको जो है वो इसलिए करते हैं अंडर ट्रायल कि उनका वक्त जो है अच्छे से गुजर जाए, तो उसका टाइम स्पेंड हो जाए, वो खुले रहें और फिर वो रात में एक बार बंद हो। क्योंकि जेल में जो सिस्टम है वो दो टाइम, मतलब कि आप सुबह 6 बजे आपका बैरिक ओपन होगा, फिर आपको जो है 11:30 बजे लॉक कर दिया जाएगा लॉकअप में, फिर आपको जो है 3 बजे खोला जाएगा, फिर 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है। तो वो चाहते हैं कि वो पूरे टाइम खुले रहने की वजह से वो कुछ काम करते हैं, तो उनको सेवादार बोलते हैं जेल में। अब वो सेवादार, कोई सैलरी नहीं होता है उनको, उनसे सिर्फ काम लिया जाता है और उनको कोई सैलरी नहीं दिया जाता है अंडर ट्रायल्स में। लेकिन जो नॉर्मल कन्विक्टेड होते हैं उनको सैलरी दी जाती है। तो ये चाहिए कि जिनसे भी काम लिया जा रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ें तो अच्छे हैं, कुछ जगहों पे, कुछ डिपार्टमेंट्स में जो है वो पैसे मिलते हैं। सपोज दैट जेल में फैक्ट्री है जिसमें जींस वगैरह और जो है बैग वगैरह बनने के काम होते हैं, तो जब लोग उसमें सिलाई का काम करते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन कोई सफाई का है और कोई उसमें हेल्प कर रहा है या फिर अपने काम कर रहा है, तो वो उनको पैसे वैसे नहीं दिए जाते हैं। तो ये है कि थोड़ा बहुत जो है इस डिपार्टमेंट में, इस टॉपिक पे जो है कुछ चीज़ें बेहतर हैं तो कुछ चीज़ें सुधार की जरूरत है। बहुत नॉर्मल, बहुत थोड़ी सी चीज़ें जिनमें चेंजेस की जरूरत जी, आखिरी सवाल हमारे पास है कि आपको कभी इसका अंदाजा था कि आपकी एक्टिविटीज के कारण आपको जेल जाना पड़ेगा? जब ये पता चला कि आप पर यूएपीए लगाया गया है, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी, क्या थी? है। देखिए, जब मैं एक्टिविज्म शुरू किया, बेसिकली एक्टिविज्म जो है वो नजीब जब जेएनयू से गायब हो जाते हैं और वहाँ से जो है उनके लिए जो है हम लोगों ने जो मूवमेंट शुरू किया था, जामिया में, पूरे इंडिया में मूवमेंट्स हो रहे थे, जेएनयू में जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो जो आंदोलन नजीब के लिए चल रहा था, मैं उस आंदोलन का एक पार्ट बना था और धीरे धीरे जो है वहाँ से मेरा एक्टिविज्म का सफर जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद मैंने मॉब लिंचिंग के बहुत सारे इशूज पे जो है, मॉब लिंचिंग के बहुत सारे केसेस पे हमने काम किए, खुद जाके हमने फैक्ट फाइंडिंग जो है वो रिपोर्ट कई सारे हम लोगों ने तैयार किए। तो हमने ग्राउंड पे जाके जो है काम किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने रेप पे बहुत सारे काम किए। तो जब सीए और एनआरसी, उस वक्त तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था मुझे कि इस काम में भी हमें जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन जब सीए का बिल जब पास हो जाता है और जब हम लोग जामिया में मूवमेंट शुरू करते हैं, जब हम लोग जो है उसका विरोध करते हैं, काले कानून का, और आज भी जो है हम उसका विरोध करते हैं और आगे भी जो है सीए का विरोध करते रहेंगे। ऑन रिकॉर्ड में ये बात बोल रहा हूँ, जब जेल में था तब भी ये बात, इसी बात की वजह से मैं जेल गया और जेल से आने के बाद भी जो है हम
ये बात बोल रहे हैं कि हम सीए का विरोध करते हैं, और सीए अगर जो है वो गवर्नमेंट फिर से उस पर कुछ बात करेंगे तो हमें फिर से बात करने की जरूरत पड़ेगी, और हम फिर जो है सड़कों पे आएंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे। तो जब हम लोगों ने सीए का मूवमेंट शुरू किया था, तो उसी दिन 13 दिसंबर को दिल्ली पुलिस जो है वो हमें डिटेन कर लेते हैं, और फिर हमें ले जाकर बदरपुर थाने में 4 घंटे तक बैठाते हैं। और फिर 15 तारीख को जिस तरह से जामिया में ब्रुटलिटी होता है, जामिया की लाइब्रेरी में जो है वो जिस तरह से तोड़ फोड़ करते हैं, जिस तरह से लाइब्रेरी में जाकर जो है स्टूडेंट्स को मारते हैं, तो और उसके बाद उसके सेकंड डे यानी कि रात में 7-8 बजे ये पूरा इंसिडेंट होता है, और फिर सुबह जो है वो सुबह ही सुबह वो एफआईआर करते हैं और उसमें मेरा नाम होता है। तो 16 दिसंबर से मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा था कि आज ना तो कल जो है मुझे ये जरूर जेल में डालेंगे। उसके लिए मैं पहले से तैयार था, और पहले से तैयार था इसी वजह से जेल में हमें इतना काम करने का मौका मिला कि हम पहले से ही जो है मेंटली तौर पे तैयार थे कि हमें जेल जाना पड़ सकता है। हम जब पढ़ेंगे हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ेंगे, जब जंग आज़ादी की जो आंदोलन हुए उसको पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे बहुत सारे बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो सब लोग जेल गए। तो एक लंबे मिसाल है। अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो जब हम मुस्लिम इस्लाम की जो पूरी हिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो जेल में रहे। तो आप जब हिंदुस्तान की आज़ादी की पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो उसमें जो है बहुत सारे, तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने वो सारी चीज़ें पढ़ा कि जेल में किस तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां, जेल में क्या काम कर सकते हैं, हम किस तरह से जहनी तौर पे जो है मेंटली जो है वो तैयार थे कि हमें जेल जाया जा सकता है। जो इसी वजह से हमने इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके, और फिर जो है इस पे हम काम कर सके, और फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे भी जो है हमने वहाँ के अधिकार के लिए जो है आवाज उठाए। तो 16 दिसंबर से मैं तैयार था, 16 दिसंबर 2019 से मैं तैयार था कि हाँ मुझे जेल जाना पड़ सकता है। जी, शुक्रिया आसिफ। अब मेरी साथी किया सक्सेना कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगी। किया। थैंक यू प्रियंका। आसिफ, बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बात करी और बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे, जो भले ही हम लोग को लगता है कि वो मुश्किल हो सकता है वापस उसको रिकॉल करना, उसको याद करना और सबके साथ बांटना, लेकिन जो आपकी हिम्मत है वो काबिल तारीफ है। सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज हम अपने डिस्कशन के अंत तक आ गए हैं। थैंक यू सो मच ऑडियंस मेंबर्स, हमारे श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े आज और आसिफ को सुना। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही डिस्कशंस और ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और आप सब हमारे साथ इसी एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। हमने आज का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जो हम यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के थ्रू डिसेमिनेट, सर्कुलेट करेंगे। तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं, आप सलोन पेज को लाइक करिए और आप भी उसको सर्कुलेट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पेजेस पे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, हमारे सलोन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज हमें फेसबुक पे ढूंढिए, ट्विटर पे ढूंढिए, हम लोग वहां पर हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू आसिफ अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you and have a good night everyone.